Dear students, now today I am giving you a video on the class 10th mathematics for CBSE. CBSE important questions. इस चैप्टर से मैक्सिमम 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, पहले मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थ्योरी पढ़ाने के बाद फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा और उन क्वेश्चंस के अलावा कोई क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। केवल 7 या 8 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन में कराऊंगा। वो एक ही जैसे होंगे, बार बार वही रिपीट करना है। 3 मार्क्स के वो क्वेश्चन 100% आते हैं। बाकी थ्योरी अगर वैसे तो पूरी साल पढ़ा है आप लोगों ने, बहुत अच्छे से थ्योरी आ रही होगी, समझ में आती होगी, बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक माइंड को फ्रेश करने के लिए, जिससे कि आपको दोबारा से याद आ जाए, थ्योरी थोड़ी सी पढ़ाएंगे। उसके बाद वो मेन तो 4-5 क्वेश्चन हैं वो कराएंगे। 3 मार्क्स आपको पक्के हैं, उन्हें रख लेना है। इसके बाद 3 मार्क्स के आपके MCQ आ जाते हैं। कभी कभी MCQ के अलावा आपका उसमें से आ जाता है किस इंसर्शन स्टेटमेंट और रीजन्स में से भी 1 नंबर का कभी कभी इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाता है। तो चिंता करने की बात नहीं है। आप लोगों को बस जो 4 क्वेश्चन मैं 5 कराऊंगा, उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे समझ लेना है, फिर वो 3 मार्क्स आपके पक्के। और वो क्वेश्चन जो बाकी 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो भी बड़े आसान होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, कर लेंगे। आइए अब हम थोड़ा सा आपको थ्योरी की तरफ ले चलते हैं। थ्योरी क्या है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फंडामेंटल्स। इस चैप्टर में फंडामेंटल्स क्या है। ए नॉन नेगेटिव इंटीजर p is said to be divisible by an integer q if there exists an integer d such that p equal to qd। इसका मतलब ये है, साफ साफ समझना है, ए नॉन नेगेटिव इंटीजर p एक नॉन नेगेटिव है, यानी कि पॉजिटिव है। नॉन नेगेटिव मींस पॉजिटिव इंटीजर है। p is said to be divisible by an integer q, वो किसी दूसरे इंटीजर से q से डिविजिबल होगा if there exists an integer d। इसका मतलब ये हुआ है, देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको यहाँ पे। p मान लो आप 6 है, p मान के चलो आपका 6 है, तो 6 को हम क्या ले सकते हैं, 2 into 3। फॉर सम टाइम मैं आपसे कह दूं कि 2 है q के बराबर और ये हो गया d। p हमने 6 लिया, तो 6 को आप प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। किसकी फॉर्म में लिखेंगे, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 into 3। अब ध्यान रहे, डिविजन बाय एन इंटीजर q इफ देयर एग्जिस्ट। देखिए क्या 6 को 2 into 3 में लिखा है, तभी तो 6 2 से डिवाइड है, 6 2 से डिवाइड है। तो अभी ये क्वेश्चन जो 3 नंबर का एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें इस रिजल्ट का यूज होगा, उस क्वेश्चन में इस रिजल्ट का यूज होगा कि अगर कोई नंबर 2 नंबर के साथ मल्टीप्लाई में लिखी है, इसका मतलब ये नंबर इसको डिवाइड करती है। जैसा कि आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को 2 नंबर में फैक्टराइज कर देते हैं, तो उनमें से हर एक फैक्टर उसको डिवाइड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दूसरा है
प्लस माइनस 1 डिवाइड एवरी नॉन जीरो इंटीजर। यू नो वेरी वेल, सभी जानते हैं कि एक किसी भी नंबर को डिवाइड कर देती है, अब चाहे वो प्लस की हो और चाहे माइनस की। वन ऑलवेज डिवाइड एवरी नॉन जीरो इंटीजर्स। अच्छा, तो वन तो सबको डिवाइड कर देता है। अब है जीरो डज नॉट डिवाइड एनी इंटीजर। रिमेंबर, जीरो डज नॉट डिवाइड एनी इंटीजर। जीरो किसी को भी डिवाइड नहीं करती है। ये तो आपको पहले से पता है कि 3 में 0 का डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन आता है आंसर, नॉट डिफाइन आता है। इसका मतलब 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करती है। अब है अगला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। Every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique except for the order in which the prime factor occur। आपको पता होने इस फंडामेंटल थ्योरम का सीधा कि every composite number can be expressed, जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पर लिया, एग्जांपल मैंने ले लिया कि 15 के प्राइम फैक्टर होते हैं 3 into 5। कह रहा है कि प्राइम फैक्टर इन विच यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर, कुछ भी हो सकता है। 15 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। कोई भी प्राइम कंपोजिट नंबर होगी, आप उसको ऐसे प्राइम फैक्टर्स में उसको लिख सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल है। अब इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, अब इसमें कुछ रिजल्ट हैं। लेट P बी ए प्राइम नंबर। P क्या है? प्राइम नंबर है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बस याद रखना है, माइंड में बस रखना है इसको, इन रिजल्ट्स को, बाकी इतना ज्यादा नहीं है। Let P be a prime number and A be a positive integer. If P divide A square, then P divides A। इसका मतलब सीधा सीधा है कि अगर 100 के प्राइम फैक्टर 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 into 5, 100 को हम 2 into 2 into 5 into 5 में लिख सकते हैं। 100 का अब 100 से देखो ये वाला किसी भी नंबर से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड भी है और 5 से भी है। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। क्या 10 2 से डिवाइड नहीं है? क्या 10 5 से डिवाइड नहीं है? है। तो कोई भी नंबर उसके प्राइम फैक्टर से अगर डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी उनके प्राइम फैक्टर से डिविजिबल होगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एंड नाउ कंसीडर 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b, then LCM into SCF। ये फॉर्मूला है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका LCM निकालते हैं, फिर उनका SCF निकालते हैं। तो उनका LCM और SCF निकालने के बाद उनको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर्स थी आपकी, मान लो एक नंबर 8 है और एक नंबर 24 है या 36 है, उनका हम LCM निकालेंगे, फिर SCF निकालेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आंसर वही आएगा जो 2 नंबर्स का आपने निकाला था। अब है अगला SCF एंड LCM। देखिए इसके रूल हैं। SCF क्या होता है? SCF होता है A, B। अगर हमें 2 नंबर्स का SCF निकालना है, A B मतलब वो कोई भी नंबर दी हुई होंगी क्वेश्चंस में, आपको उससे प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। भाई SCF होता है कि जब आपको कोई भी 2 कंपोजिट नंबर का या 3 का या 4 का
जितनी भी नंबर दी हुई हैं उनके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उनमें जो फैक्टर कॉमन आते हैं, जो फैक्टर कॉमन आते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे एचसीएफ निकल के आता है। एलसीएम, एलसीएम क्या है? एलसीएम क्या है? एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। ग्रेटेस्ट पावर वाले जो नंबर्स होते हैं, यानी कि जो कॉमन होते हैं वो भी लिखे जाते हैं और जो कॉमन नहीं होते हैं वो नंबर्स भी लिखी जाती हैं, वो जो है निकल के एलसीएम आता है। फिर एक फॉर्मूला है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर इक्वल टू ए इनटू बी। इससे हमें अगर एचसीएफ दिया हुआ है, दो नंबर्स दी हुई हैं और एलसीएम निकालना है तो हम इसे वैल्यू पुट करते हैं तो वो निकल के आ जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। थ्योरी समझ में आ गई होगी क्योंकि आप सभी को पहले से आती है, बट मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की थी। अब मिटाते हैं इन सबको। मैं एक फॉर्मूला दोबारा से आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एचसीएफ अगर निकालना हो तो ए टू बी अपॉन एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, और अगर एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दिया हुआ है तो फॉर्मूला लगेगा ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ ए कॉमा बी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी। अगर हिंदी में लिखना है तो हिंदी में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं। क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन करूंगा प्रूव दैट। क्वेश्चन है आपका प्रूव दैट √5 इज एन irrational नंबर। आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट √5 इज एन irrational नंबर। हिंदी में लिखेंगे सिद्ध करो √5
संख्या है। हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं। अब देखिए हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए ये प्रूफ दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट प्रूफ और इनडायरेक्ट प्रूफ। अभी आगे थ्योरी में है, आगे पढ़ेंगे हम बड़ी क्लासेस में कि प्रूफ दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट प्रूफ होते हैं और एक इनडायरेक्ट प्रूफ होते हैं। तो ये हम ये जो क्वेश्चंस हैं हम ये इनडायरेक्ट प्रूफ के मेथड से सॉल्व करेंगे। किस मेथड से सॉल्व करेंगे? इनडायरेक्ट प्रूफ। इनडायरेक्ट प्रूफ से सॉल्व करेंगे। देखिए तो क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें मानना है, हम कंट्राडिक्शन लेके चलेंगे। √5 हम मान लेंगे, लेट √5 बी ए रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि √5 रैशनल नंबर है। क्या माना? √5 रैशनल नंबर है। जब रैशनल नंबर है तो हम इसको √5 को क्या लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P and Q are co-prime number, are co-prime integers and Q is not equal to 0. Remember that Q 0 नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बोला इनडायरेक्ट प्रूफ है, तो हमें जो प्रूफ करना है उसके अपोजिट मान लिया कि √5 जो है क्या है? रैशनल नंबर है। तो √5 = P/Q, where P and Q are co-prime integers and co-prime का मतलब होता है कि HCF of P and Q कितना आएगा? 1। इसका मतलब है P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं है। बहुत आसान है, आपको इसी मेथड से करना है। और कोई भी क्वेश्चन आ जाए, √5 √3 कुछ भी आ जाए, आपको ऐसे ही कर देना है। अब हम क्या करेंगे, इसको P बराबर हम लिख देंगे √5Q। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का हमने क्या करना है? स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा? P² बराबर 5Q²। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अभी मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी। थ्योरी में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, थ्योरी में मैंने पढ़ाया था कि इफ किसी भी नंबर को अगर हमने मल्टीप्लाई में ऐसे लिखा है, इसका मतलब हर एक नंबर ये इसको डिवाइड करेगी। तो देखिए क्या लिखेंगे आप? दिस इंप्लाइज P² इज डिविजिबल बाय 5। तो P² क्या होगा? डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया था कि जब कोई भी नंबर दो उसके साथ लिखी होती है, जैसे कि हमने 6 लिख दिया 2 × 3, तो 2 भी डिवाइड करता है और 3 भी डिवाइड करता है। 6 को दोनों नंबर डिवाइड करती हैं मल्टीप्लाई में। इसी तरह से अभी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिवाइड मतलब स्क्वायर डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी डिविजिबल होता है। दिस इंप्लाइज P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, यानी कि P 5 से डिविजिबल है। क्या है? P डिविजिबल बाय 5, तो
तो हमने लेट p इक्वल टू हमने मान लिया 5r, p मान लिया 5r फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर r। ठीक है, मतलब r ये है कि अगर वो p डिविजिबल है, इसका मतलब p भी दो भागों में बटी हुई है, तो क्या करेंगे, पुट p इक्वल टू 5r इन इक्वेशन 1। देखिए 1 में रखो p है 5r का स्क्वायर इक्वल टू 5q, ये होगा 25r स्क्वायर बराबर 5q। तो q स्क्वायर इक्वल टू आ गया 5r स्क्वायर। देखिए q स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ, q स्क्वायर इज डिविजिबल by 5। This implies q is also q स्क्वायर डिविजिबल है तो q भी डिविजिबल है। तो क्या हुआ, hence p and q both are divisible by 5। देखो इसका मतलब दोनों 5 से, भाई p भी 5 से डिविजिबल है, q भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब दोनों ही p और q दोनों ही 5 से डिविजिबल हुए, which contradicts the fact, which is a contradiction। ये तो कंट्राडिक्शन है भाई। हमने कहा था कि p और q को प्राइम नंबर है, यानी कि इनका HCF 1 है, वो किसी दोनों कॉमन डिवाइड है ही नहीं, लेकिन यहाँ तो डिवाइड हो गया, तो ये कंट्राडिक्ट हो गई, कंट्राडिक्शन हो गई। दैट p and q आर को-प्राइम, तो को-प्राइम तो नहीं है, hence our assumption is false। hence हमारी assumption fail है। This implies √5 is an irrational number। तो √5 कैसा हो गया, हमारा irrational नंबर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 100% इस तरह का एक क्वेश्चन आता है, बस डिफरेंस से होगा कि यहाँ मैंने √5 का किया है, पेपर में √2 का आ सकता है, √3 का आ सकता है, √7 का आ सकता है, बट रिमेंबर दैट तरीका मेथड सेम है, मेथड यही है, आपको बस नंबर चेंज करनी है, बाकी इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब इस चीज को अगर हम हिंदी मीडियम में लिखें, हिंदी मीडियम में, तो बस हिंदी में हम लिख सकते हैं कैसे,
देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या है, हमने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हम बता रहे हैं, थोड़ा हमें इसी में लिख दिया है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे को क्या माना, इसमें हिंदी में लिखेंगे माना √5 एक परिमेय। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो √5 बराबर P/Q, जहां P और Q धनात्मक सह अभाज्य पूर्णांक है। बस हिंदी में कर देना है, ये सब सेम हो गया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हिंदी में लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर p² 5 से विभाजित है। दिस इंप्लाइज p भी 5 से विभाजित होगा। अब मान लेते हैं, माना p बराबर 5r, ठीक है। तो p बराबर 5r को क्वेश्चन नंबर 1 में रख देते हैं। यह जाएगा q² 5 से विभाजित है। इसका मतलब q भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब है P और Q दोनों 5 से विभाजित हैं। ये एक जबकि P और Q सहअभाज्य संख्याएं थी, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। अतः यह अवधारणा गलत सिद्ध हुई। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बस उसको हिंदी में बना दिया मैंने कि माना एक √5 एक परिमेय संख्या है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको ऐसे लिख सकते हैं, बस √5 P/Q, जहां P और Q धनात्मक सहअभाज्य पूर्णांक है। HCF 1 होता है, तो P और √5Q हो गया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर p² 5Q² हो गया। p² P से विभाजित है, P भी 5 से विभाजित होगा। P बराबर 5r। अभी 5r से निकल एक में रख देंगे तो हमारे में एक कट के ये आ गया। तो Q² भी 5 से विभाजित हो गया। तो हमने माना था, तो यहाँ से P और Q दोनों विभाजित हो गए, जबकि हमने माना था P और Q में कुछ विभाजित है ही नहीं बन के अलावा। तो हमने जो माना था इसका मतलब वो हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया इस तरह का करना आना चाहिए। क्वेश्चन कोई भी आ जाए आप सॉल्व कर लेंगे, 3 मार्क्स आपके पक्के
अगर ऐसे नहीं आया तो क्वेश्चन इस तरह से आता है, दूसरा क्वेश्चन अगर आएगा या फिर इस तरह से आएगा, देखो गिवन दैट रूट 3 इज irrational is an irrational, prove that 5 plus 2 root 3 5 plus 2 root 3 is irrational is अगर वैसे क्वेश्चन नहीं आया तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। इसका भी तरीका देख लीजिए, सेम मेथड से सॉल्व करना है। क्या हम करेंगे, वही लेट अस एज्यूम मतलब हमने मान लिया 5 plus 2 root 3 5 plus 2 root 3 is rational हमने मान लिया कि ये रैशनल है, देन इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ P by Q। तो ध्यान रहे P by Q में होना चाहिए वेयर P and Q are co-prime integers co-prime इंटीजर्स हैं, और लास्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कि Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये इसकी मेन कंडीशन है। समझ में आ गया होगा। तो वही सेम वही तरीका है जैसे वो क्वेश्चन किया था, वही इसमें अगर आपको इतनी ज्यादा थ्योरी नहीं आती लिखनी तामझाम तो आप सीधा लिखना कि लेट 5 plus 2 root 3 is रैशनल नंबर, और सीधा इसके बराबर पुट कर देना। कैसे, 2 root 3 बराबर P upon Q। ठीक है, अब देखो बच्चे 5 को उधर लेके जाओगे, 5 को उधर लेके जाओगे तो 2 root 3 बराबर P upon Q माइनस 5। ऐसी अगर माइनस हो या कुछ और नंबर हो आप उसको भी ऐसी इसी मेथड से कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं है। अब 2 root 3 बराबर इसमें एलसीएम ले लो तो P माइनस 5Q। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में तो 2 क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा, P माइनस 5Q अपॉन 2Q। देखिए एक कंडीशन बन गई। अब देखो P भी आपका इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। तो इंटीजर को आप चाहे मल्टीप्लाई करो, ये कंडीशन दे रखी है कि ये Q 0 नहीं हो सकता है, चाहे आप मल्टीप्लाई करो, चाहे माइनस करो, चाहे प्लस करो, चाहे डिवाइड करो, वो रहेगा, वो जो है एक रैशनल नंबर ही रहेगी, एक रैशनल नंबर ही रहेगी। इसका मतलब ये हुआ, हम लिख देंगे सिंस P Q 2 and 5 आर इंटीजर्स, आर ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, और
इक्वल टू 0 है। ठीक है, दिस इंप्लाइज क्या हुआ, p माइनस 5q अपॉन 2q इज रैशनल। अब रैशनल के इक्वल जो नंबर है तो वो भी रैशनल होंगी। दिस इंप्लाइज √3 इज ऑल्सो रैशनल। फिर जब बराबर तो जब भी हो सकता है, अगर ये रैशनल तो ये भी रैशनल होगी। रैशनल और रैशनल तो इक्वल नहीं हो सकती है, लेकिन √3 कैसी है आपकी, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि गिवन है √3 इज इर्रेशनल। √3 क्या है, इर्रेशनल है। तो दिस इज अ कंट्राडिक्शन, दिस इज अ contradiction। That means our assumption is wrong. This implies 5 plus 2√3 is ठीक है। इसी तरह से हिंदी वाले कर लेंगे। माना 5 plus 2√3 एक परमेय संख्या है। ठीक है, जहां p और q सहभाज्य पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर ये 0 रख देंगे, वही सेम मेथड है। फिर यहाँ लिख रहे हैं कि ये पूर्णांक है, जब पूर्णांक है तो ये रैशनल है, परमेय है। क्या ये परमेय है, हिंदी में हम इसको लिख सकते हैं परमेय। तो क्या है, तो ये भी क्या होगी, परमेय होगी। ये संभव नहीं है। इस तरह से लिख के तो आपको समझ में आ गया। बस 2 क्वेश्चन ही आपको करना है, 3 मार्क्स आपके पक्के। एक वो क्वेश्चन करना है और एक ये क्वेश्चन करना है। अब इसी में बस घुमा फिरा के क्वेश्चन आते रहते हैं, ज्यादा क्वेश्चन करना नहीं है। बस ये मेथड याद करना है कि हमें करना क्या है। आपको कहीं ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी किसी को जरूरत नहीं है। मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे देता हूं करने के लिए, जो कर लेना प्रैक्टिस में, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चंस और कर लेना है प्रैक्टिस के लिए। गिवन दैट √5 is an irrational number, then prove that। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने दिया है 2√5 माइनस 3 इज इर्रेशनल। सेम मेथड है इसका भी, वही है, करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, प्रूव दैट 7√5 is an irrational number। क्वेश्चन नंबर 5, prove that √2 is an irrational
इस तरह से मैंने कुछ और एग्जांपल दे दिए हैं। आप √5 क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव दैट √3 is an irrational। इन क्वेश्चंस को साथ में एक बार रिपीट कर लेना, 100% आपको ये क्वेश्चंस करने आ जाएंगे। ठीक है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। मोबाइल नंबर है मेरा 9990958970। चैनल का नाम है शिव सिंह मैथ्स। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डालेंगे MCQ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बताएंगे MCQs।